हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल हब। तो आज हम हमारी बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हम मल्टीपल चॉइस एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे 1 मार्क्स के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। तो जो हमारा ब्रिटिश इंडिया है उस समय पहला सेंसस डाटा कब कलेक्ट किया गया था? तो इसका आंसर है 1881 में। अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? 1951। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज मुस्लिन। तो देखो मुस्लिन जो है वो एक टाइप का क्लोथ होता है जो कि स्पेशली कहाँ पाया जाता है? ढाका में, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। ये जो क्लोथ होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ क्लोथ होता है। एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। तो मुस्लिन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉटन फैब्रिक अवेलेबल टुडे। इट इज़ द सॉफ्टेस्ट एंड प्योरेस्ट फैब्रिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और प्योर होता है। बहुत साल पहले इसका ऑरिजिन हुआ था और एक ब्रिटिश इंडिया का पोर्ट है मैसोलिस, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है मुस्लिन। और ये ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है वहाँ पे इसको बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर व्हेन डिड इट बिगिन। तो देखो कमर्शियलाइजेशन का मतलब है जो कैश क्रॉप्स होती हैं उन्हें उगाना, वो होता है कमर्शियलाइजेशन। अब कैश क्रॉप्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, ये सारी जो है वो कैश क्रॉप्स होती है। अब आपने कॉटन को उगाया तो ऐसा थोड़ी आप कॉटन को खा सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? कॉटन को मार्केट में सेल करना पड़ेगा। उसके बाद जो पैसा मिलेगा उससे आप क्या कर सकते हो? फूड क्रॉप्स खरीद सकते हो। तो ये क्या होता है? कमर्शियलाइजेशन, यानी कि ऐसी क्रॉप्स उगाना जिसको बेचकर आपको पैसा मिले। व्हेन डिड इट बिगिन, ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था ब्रिटिश इंडिया के वक्त में। ब्रिटिशर्स ने जो है कमर्शियलाइजेशन को स्टार्ट किया था। अब इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज अ ऑक्यूरेंस इन विच एग्रीकल्चर इज गवर्न बाय कमर्शियल रिफ्लेक्शन, यानी कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वो टाइम पीरियड है जिसमें एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर क्या हुआ गया था? कमर्शियल रिफ्लेक्शन आ गया था, यानी कि लोग पैसों के लिए जो है खेती करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, लोग क्या करते थे? ऐसी क्रॉप्स उगाते थे जिनको कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि सेल के लिए यूज़ किया जाता है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में। कमर्शियलाइजेशन जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स, व्हाट इज टुडे। तो देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति एवरेज जो है, मतलब कि जितने भी व्यक्ति थे कंट्री के अंदर वो एवरेज कितने साल जी रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड की अगर हम एवरेज देखें तो वो थी सिर्फ 44। लोग सिर्फ 44 ईयर्स जीते थे एवरेज अगर हम देखें तो आज है 68। तो आप देख सकते हो ब्रिटिशर्स के टाइम पे 44 थी और आज जो है वो 68 है। कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्विस कैनाल ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। तो देखो स्विस कैनाल जो थी वो बनी थी 1869 के अंदर। ये क्यों बनाई गई थी इसे समझ लेते हैं। तो देखो पहले ब्रिटेन ये है और इंडिया ये है, ठीक है, और अफ्रीका ये है, इंडिया यहाँ पे है। पहले जो ब्रिटेन है उससे जब इंडिया आते थे, यहाँ पे जब आते थे तो उनको अफ्रीका से पूरा क्रॉस करके आना पड़ता था, जबकि स्विस कैनाल को इस तरीके से बनाया था कि उनको अफ्रीका को क्रॉस करके आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। इसीलिए जो ट्रेड है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में वो स्विस कैनाल के बाद में इंक्रीज हो गया था। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 ड्रास्टिकली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। तो कॉस्ट जो थी ट्रांसपोर्टेशन की वो कम हो गई थी क्योंकि जो ब्रिटेन था
उसको वो अब डायरेक्ट इंडिया आ सकता था, उसको पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के चक्कर लगाने के आने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज जीडीपी इन इकोनॉमिक्स? जीडीपी का क्या मतलब होता है? तो देखो जीडीपी जो होती है वो मनी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रोड्यूस किए जाता है। ठीक है। अब इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डील विद द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो क्या बताता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी परफॉर्म की जा रही है उसकी क्या वैल्यू है। इट इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन अ स्पेक्युलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। जो जीडीपी होती है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है जो कि कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होती है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना है? 2017 के अकॉर्डिंग 2597.49 बिलियन डॉलर। और अगर हम देखें वैल्यू जीडीपी की तो वो क्या है? 4.19% है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज रेलवे इंट्रोड्यूस इन इंडिया? कि रेलवे जो है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो देखो रेलवे जो है वो 1850 के अंदर इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन जो पहली ट्रेन थी वो 1853 में चली थी मुंबई से लेके थाने तक। तो 1853 में मुंबई से लेके थाने तक चली थी। तो रेलवे कब इंट्रोड्यूस की थी? 1850 में, लेकिन पहली जो ट्रेन थी वो कब चली थी? 1853 में। तो इन दोनों को ध्यान रख लेना। तो व्हेन वाज रेलवे इंट्रोड्यूस? 1851। इन 1853 फर्स्ट रेल वाज स्टार्टेड, यानी कि ट्रेन पहली बार 1853 में चली थी, बट रेलवे जो है वो 1850 में ही इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन कमिंग अप इन विच ईयर? यानी कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो कब सेटअप हुई थी इंडिया के अंदर? पहले जो थी हमारे कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, लेकिन आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का आना स्टार्ट हुआ था। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी उस टाइम की, वो स्टार्ट हुई थी 1907 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया के वक्त में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या थी? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1 साल के जो बच्चे होते हैं, 1 साल के बच्चे से लेके और 1 तक के बच्चे कितने मरते हैं 1 साल के अंदर, वो बताता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ब्रिटिश इंडिया के वक्त में 218 थी। हर 1000 में से 218 बच्चों की मौत हो जाती थी 1 साल के अंदर अंदर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा हाई था। जबकि अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो आज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? ओनली 40। यस, 40 भी बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन अगर इससे कंपेयर करें 218 से तो 40 काफ़ी स्मॉल नंबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द इंडस्ट्रीज दैट वर एडवर्सली अफेक्टेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो इंडिया का पार्टीशन होने की वजह से कौन सी इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था? तो वो है जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, क्योंकि जूट जो है वो कहाँ होता है? बंगाल में होता था, और बंगाल का एक पार्ट जो है वो क्या हो गया था? बांग्लादेश बन गया। आज पहले तो ये क्या था? पाकिस्तान बना था, फिर बांग्लादेश बन गया था। तो जूट जो कि होता था वो कहाँ चले गया था? पाकिस्तान में चले गया था। कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम ले सकते हैं कॉटन। तो कॉटन जो है वो भी कहाँ होता था? गुजरात में, और उसका एक पार्ट जो है कॉटन का वो कहाँ चले गया था? पाकिस्तान के अंदर चले गया था। इस वजह से जो पार्टीशन है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र किसने किया था? जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, नेम सम इंडिविजुअल्स हु ट्राई टू एस्टिमेट द इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ठीक है। तो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश की थी? तो देखो कुछ इंडिविजुअल अटैम्प्ट्स हुए थे। फ्रेंडली श्रीयस, दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बे,
VKRV राव और RC देसाई, ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने हमारी नेशनल इनकम को या फिर आप कह सकते हो पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। लेकिन जो सबसे अच्छा जो किया था वो था VKRV राव ने। VKRV राव जो है उन्होंने सबसे अच्छा किया था। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना कि सबसे अच्छा जो है अटेम्प्ट किसने किया था, तो वो है VKRV राव ने। क्वेश्चन नंबर 12, what were the motive behind the de-industrialization by Britishers in India? तो देखो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था। मतलब कि जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उनको उन्होंने खराब कर दिया था, उनको उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी या फिर हमारी इंडस्ट्रीज को ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो उसके पीछे क्या रीज़न था, तो देखो उसके दो रीज़न्स थे। एक तो क्या कि वो इंडिया से चीप रॉ मटेरियल ले सके, एक तो चीप रॉ मटेरियल लेने के लिए, और दूसरा क्या करने के लिए, जो फिनिश गुड्स है इंडिया को फिनिश गुड्स इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, एक तो क्या करने के लिए, चीप रॉ मटेरियल के लिए, और एक फिनिश गुड्स जो है इंडिया को, जो फिनिश गुड्स है वो इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको इंडिया जैसा इतना बड़ा मार्केट मिल गया था। तो ये दो मोटिव थे, एक तो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के लिए, चीप रॉ मटेरियल को, और एक फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। So the main two motives behind the de-industrialization were to get superior quality of raw material at very cheap rate from India and to sell machine-made imported Western goods at very high rate in Indian market। ठीक है, तो ये रीज़न था de-industrialization का। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एक्सपोर्ट सरप्लस? एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या है, तो एक्सपोर्ट का क्या होना, ज़्यादा होना। एक्सपोर्ट्स का ज़्यादा होना किसके कंपैरिजन में, इंपोर्ट्स के कंपैरिजन में, दैट इज एक्सपोर्ट सरप्लस। यानी एक्सपोर्ट का ज़्यादा होना इंपोर्ट के कंपैरिजन में, वो होता है एक्सपोर्ट सरप्लस। द अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that a country export that is excess in the amount of goods and services it imports is called export surplus। Question number 14, how did export surplus lead to economic drain of wealth during colonial rule? यानी कि जो एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था उसकी वजह से हमारी वेल्थ का ड्रेन या फिर हमारे जो पैसे हैं उनमें कमी कैसे आई। तो देखो जो हमारा सरप्लस होता था उसको ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वॉर के एक्सपेंस में, यानी कि जो वो लोग लड़ाई लड़ते थे उसमें जो खर्चा आता था उसके लिए यूज़ कर लेते थे। साथ ही साथ में उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए यूज़ करते थे, और उनके जो ब्रिटेन था उसके अंदर खर्चों के लिए यूज़ करते थे। ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता था हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस का पैसा। इस तरीके से वो वॉर, एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटेन के डेवलपमेंट में हमारे जो एक्सपोर्ट सरप्लस है उसको यूज़ किया करते थे। कभी भी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए उसको यूज़ नहीं किया जाता था। तो एक बार इसका सिस्टमेटिक आंसर देखते हैं। एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स वॉज इटसेल्फ एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रिपेयर टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ from India to Britain. In a way, export surplus India earned through the excess exports। ठीक है, हम जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करके जो पैसा कमाते थे वो किसके लिए यूज़ किया जाता था, मिलिट्री के पेमेंट के लिए, होम चार्जेस के लिए, ब्रिटिश रेसिडेंट्स के रेमिटेंस के लिए, इंटरेस्ट के पेमेंट्स के लिए, साथ ही साथ में वॉर के एक्सपेंस के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया जाता था। वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट परसेंटेज ऑफ लेबर वर एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया? यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया के अंदर जो लेबर थे मैन्युफैक्चरिंग में कितने थे, सर्विस सेक्टर में कितने थे? मैन्युफैक्चरिंग में थे 10% और सर्विस सेक्टर में थे 18%। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में कितने थे 10%, सर्विस सेक्टर में कितने थे 18%, और जो रिमेनिंग है यानी कि जो 72% है वो किस में थे, एग्रीकल्चर में थे। ठीक है, इसी के साथ हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के 1 मार्क्स वाले वो कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, like and share my video and subscribe my channel।